Hi students, welcome to IIT Manthan. Let's continue with the chapter of chemical equations and reactions. तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का, कैसे केमिकल रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट। कैसे बॉन्ड टूटते हैं केमिकल रिएक्शन में और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, जैसे लिबरेशन ऑफ अ गैस या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर कलर चेंज, राइट, टेम्परेचर चेंज। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन में जो अक्सर पाई जाती हैं चीजें। चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। कैरेक्टर क्या होगा, नेचर क्या होगी, इनिशियल सब्सटेंस जो हमने लिया है केमिकल रिएक्शन के बाद बदल जाएगा, जादू हो जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा, तो वो है केमिकल चेंजेस। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, और लेट्स स्टार्ट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या क्या सिंबल्स हैं, सिंबल्स क्या क्या हैं, और कौन सा सिंबल किसको डिनोट करता है। कुछ थोड़ा बहुत हम पढ़ भी चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, इस तरह का एक्वस फॉर्म याद करो। हमने कौन सा रिएक्शन किया था, जैसे लास्ट क्लास में हमने PbNO3 वाला किया था, PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3। अब ये बैलेंस्ड भी है, बैलेंस्ड है। मैंने क्या सिंबल दिखाया था इसमें, ये दिखाया था, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसके आगे सॉलिड एक्वस, इसके आगे एक्वस, इसके आगे सॉलिड, इसके आगे एक्वस। तो क्या क्या है ये सिंबल्स। अच्छा, लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड आएंगे रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और जो नई चीज बन के आ रही है राइट साइड पे वो होंगे, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मिला के नहीं। KNO3 इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, KNO3 इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। कोई पूछे अगर PbI2 क्या है, वो भी प्रोडक्ट है, तो मतलब दो प्रोडक्ट निकले हैं इसके अंदर और दो रिएक्टेंट थे। जरूरी नहीं है कोई फिक्स वैल्यू हो, कोई संख्या जरूरी नहीं, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ 1 हो सकते हैं, यहाँ 3 हो सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 1, कुछ भी हो सकता है। 1 तो दोनों साइड लेकिन मस्ट चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना, तभी केमिकल चेंज होगा। तो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर यहाँ पे जितनी भी चीजें आ रही हैं सब रिएक्टेंट हैं, यहां पे जितनी भी चीजें आ रही हैं सबको हम प्रोडक्ट बुलाएंगे, राइट। तो क्लियर हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट। और ये वाला सिंबल देख रहे हो, ये बीच में आता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, राइट, इस तरह का एरो जो है, ये वाला एरो लेफ्ट टू राइट, इसके लेफ्ट पे रिएक्टेंट्स होंगे, इसके प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये 3 चीजें तो अब तक समझ गए होंगे, रिएक्टेंट्स लेफ्ट पे, प्रोडक्ट पे, और ये तीर सा एरो जो है ये बीच में आएगा। फिर उसके बाद अगर ब्रैकेट्स में S लिखा हो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, या मतलब कोई भी कंपाउंड हो, रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो भले ही, उसके आगे ब्रैकेट में अगर ऐसे S लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट है। उसके आगे L लिखा हो तो मतलब लिक्विड स्टेट है, और उसके आगे S हो गया, उसके आगे G लिखा हो तो गैसियस स्टेट है। और अगर AQ लिखा हो तो इसका मतलब है एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है मिक्स्ड विद वाटर। हमारे केमिस्ट्री में मोस्टली हम वाटर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करते हैं, पानी में घोल के दो चीजों को फिर रिएक्शन करते हैं उनके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पानी के अंदर होते हैं, तो ये बहुत बार दिखेगा एक्वस, जैसे इसमें दिख रहा है, ये सारे पानी के अंदर हैं, घुले हुए हैं उसके अंदर। एक्वस का मतलब है मिक्स्ड, इतना अच्छा नहीं है वर्ड, आई प्रेफर डिजोल्व, घुला हुआ है पूरी तरह से, डिजोल्व इन वाटर। तो सॉलिड जो होगा मतलब घुला नहीं हुआ है, और ये डाउनवर्ड एरो का इसका मतलब क्या है, गैस है, गैस है और एस्केप कर जाती है। देखो गैस इसका मतलब भी है, जी का मतलब, इसका मतलब भी, इसका मतलब क्या होता है, एस्केप कर रहा है, उड़ रहा है, थोड़ा उसके ऊपर जोर देने की कोशिश कर रहा है। और इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट, घुल नहीं रहा है,
अलग से इकट्ठा होके नीचे बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट। ये तो मतलब है गैस, और इस सिंबल का मतलब है प्रेसिपिटेट। यहां ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों भी लगा सकते हो। तो क्या होता है इसमें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन छोटे उसमें दे सकते हैं। अलग से इसमें अगर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें कि ये रिएक्टेंट है, ये एक्वस में था, ये सॉलिड में था, उसकी बजाय क्या है, एक छोटा सी इक्वेशन लिख दी और सारी बातें क्लियर हो गई। सिंबल्स को हमने नाम दे दिए, अलग से यहां लिखना नहीं पड़ा, दिस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, दिस इज इन द सॉलिड स्टेट, एस लिख दिया, छोटा सा इंफॉर्मेशन कन्वे हो गई। तो ये समझ गए सारा, एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है एक केमिकल इक्वेशन में, उसके बाद टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दे सकता है, प्रेशर की इंफॉर्मेशन दे सकता है। टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होंगे, या तो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, या फिर केल्विन। 1 केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में जो है, मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस में है प्लस 273। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो केल्विन में कितना होगा, 273। कन्वर्ट 5 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, तो यहां पे 5 रख दो डिग्री सेल्सियस का। आई होप बोर्ड विजिबल है। यहां पे 5 रख दो, केल्विन में कितना हो जाएगा, 278 केल्विन हो जाएगा केल्विन लेवल में, और डिग्री सेल्सियस में कितना था, 5। तो प्रेशर भी दे सकते हैं। प्रेशर जनरली मेजर होता है एटमॉस्फेरिक के टर्म्स में, मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको 1 atm लेते हैं। तो अगर कोई बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 1 atm में हो रहा है, और रूम टेम्परेचर को हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होगा, 25 प्लस 273, 298 केल्विन। तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी गिवन होती हैं। तो किस फॉर्म में गिवन होगा ये, सपोज कोई रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये खुद से ही बैलेंस्ड है। तो इसके अंदर अगर यहां पे ऐसे लिखा हुआ डेल्टा H इज इक्वल टू -50 किलोजूल पर मोल, यूनिट्स में बच जाओ, वो भी इस वैल्यू को देखो -50। तो इसका मतलब क्या है, माइनस वैल्यू का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट निकलती है उसमें। जैसे कि नाम है वैसा ही समझना आसान है हमारे लिए। एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट ऑफ हीट, एग्जिट ऑफ हीट। जितने भी ये ऐसे रिएक्शन होंगे जलने वाले, ये क्या बोलते हैं, कंबशन होते हैं। जब भी अलग से देख लो, कंबशन रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इन कंबशन रिएक्शन में आग लगती होती है। तो कोयले में मैंने बताया था, आग लगाओगे तो क्या मिलेगा, हीट तो मिलेगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये सारे के सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। तो एक लाइन ऐड कर सकते हो, एवरी कंबशन रिएक्शन, मतलब जिसमें O2 से कंबाइन हो रहा हो, कोई चीज बर्न हो रहा हो, इज एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इवॉल्व होगी। और सिंबल क्या है, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है किसी रिएक्शन में, या तो अलग से बताएगा कि हीट रिलीज्ड इज इतने किलोजूल, या हीट एब्जॉर्ब्ड इज इतनी वैल्यू, या फिर सिंबल दे देगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, हीट एग्जिट हुई, एक्सोथर्मिक है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक। डेल्टा एच क्या वैल्यू है, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब या फिर एनर्जी। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। जैसे एंडोथर्मिक नाम बता रहा है, एंटर होगी हीट, एंटर होगी हीट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया। इसका एग्जाम्पल जैसे NH3 को ब्रेक करना हो, मान लो N2 + H2, बैलेंस भी कर लो इसको,
ये बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी कुछ भी पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू होगी, लेट्स से 25 है मान लो किलो जूल पर मोल, तो इतनी हीट इसने एब्जॉर्ब की होगी इस रिएक्शन में। 25 की वैल्यू जो है इतनी हीट इसने एब्जॉर्ब की होगी। प्लस का मतलब क्या है, हीट एंटर हो रही है, माइनस का मतलब क्या है, हीट एग्जिट हो रही है। ये कन्वेंशन याद रखनी है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब तुम्हें क्लियर है, करेक्ट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है टेम्परेचर की इस तरह से दी होती है कई बार रिएक्शन के बाद में, रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू लिखी होगी, तो हम समझ जाएंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन कराने से। अगर पहले हमें पता है, हमने बुक से पढ़ रखा है कि हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हमें पता है कि हीट रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी और कितनी होगी, तो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ केमिस्ट कि कितनी हीट रिलीज हो रही है और कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये है एनर्जी की, इसको एक अलग पॉइंट से लिख लो। नाउ एनर्जी और टेम्परेचर में कंफ्यूज ना होना, ये क्या है, एनर्जी है, इंफॉर्मेशन क्या है, ये एनर्जी के बारे में। टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन कहां लिखी होगी, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है C+O2 here CO2, अगर ये 1 atm पे हो रहा है और टेम्परेचर इज इक्वल टू रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो कितना टेम्परेचर होगा, 298 केल्विन। तो यहाँ पे टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है, यहाँ की प्रेशर की इंफॉर्मेशन है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज इसको थर्ड पॉइंट बना लो और एनर्जी हेडिंग दे दो, और इसको सेकंड पॉइंट में रखो, प्रेशर, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर। तो एरो जो है उसके अगल बगल में टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन दी होगी, एनर्जी की यहां पे इसके बाद में दी होगी, इसको एनर्जी में लिखो। फिर उसके बाद कई बार कैटलिस्ट भी यूज होता है, कैटलिस्ट, जैसे कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रही है। यहां पे प्लस साइन का मतलब क्या है, यहां पे हीट रिलीज हुई है। डेल्टा एच के साथ अलग है उसका मतलब, और अगर यहां प्लस हीट लिखी है तो मतलब इधर हीट निकल रही है। फिर डेल्टा एच अगर लिखोगे इसमें, तो अगर मैं पूछता हूं कि इसी इक्वेशन में डेल्टा एच लिखो, तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे ना राइट साइड पे। राइट, तो डेल्टा एच यहां पे लिखोगे हीट। अगर डेल्टा एच लिखना हो तो माइनस आएगा इस तरह, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच अगर हीट रिलीज हो रही है जैसे यहां पे हुई है तो माइनस में होगा, -20। हाँ, कमिंग ऑन टू कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे क्लोरोफिल है, अब दिमाग में आएगा ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है, ये सनलाइट क्या कर रही है। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, विच हेल्प इन इंक्रीजिंग, अच्छे से कराना हो कोई रिएक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट गेटिंग अफेक्टेड, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड मतलब यूं के यूं ये वापस आएंगे, ये रिएक्शन होता रहेगा। क्लोरोफिल सनलाइट तो एज इट इज रहेंगी, क्लोरोफिल को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, राइट। जो ये रिएक्शन होता रहेगा, ये कैटलिस्ट जो है जैसे पहले था वैसे बाद में निकल के आएगा, इट विल रिमेन विदाउट गेटिंग अफेक्टेड, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कैटलिस्ट क्या है, वो जो रिएक्शन को थोड़ा तेज करे या रिएक्शन को थोड़ा स्लो करे। स्लो भी करने होते हैं कई बार हमें रिएक्शन, जैसे अचार बनाते हैं उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं कि उसके अंदर की जो रिएक्शन है फास्ट ना हो जाए ताकि गले ना हो। तो स्लो की भी अपनी अहमियत है, यहाँ पे फास्टनेस की भी अपनी अहमियत है। जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कैटलिस्ट भी होते हैं जो फटाफट फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर वो ना हो कैटलिस्ट तो कई 100 साल लग जाए एक बार के खाने को डाइजेस्ट करने में, तो वो स्पीड बढ़ा देते हैं रिएक्शन की। जैसे क्लोरोफिल क्या है यहाँ पे, इट इज अ कैटलिस्ट। डेफिनेशन क्या है, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेटिंग अफेक्टेड, मतलब उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, वो बीच में सिर्फ हेल्प करके यूं का यूं वापस आ जाएगा। सो दैट इज अ कैटलिस्ट। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, कौन कौन सी,
पहले तो फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या एक्वस, राइट। एरो याद रखना है, ऊपर गया गैस, नीचे गया तो प्रेसिपिटेट। उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमें पता लग गए हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर का था। इस तरह से लिखे होंगे। कोई रिएक्शन कई बार फिक्स टेम्परेचर पे होते हैं कि ये तो इतने इतने डिग्री पे ही होगा, उसको इस तरह से लिखेंगे, और इतने प्रेशर पे होगा। और फिर एनर्जी का क्या रोल होता है? तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है। सिंबल बेशक याद रखो ना रखो, इंपॉर्टेंट मुझे क्या है कि ये चीज तो याद हो। एक्सोथर्मिक ही दिमाग शब्द आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, हीट एग्जिट होगी, रिलीज होगी। एंडोथर्मिक वर्ड सुनते ही पता लग जाना चाहिए, हीट रिएक्शन में एंटर होगी। उसके बाद कैटलिस्ट का रोल समझ में आ गया। एरो के ऊपर नीचे, ये कई बार ये चारों चीजें भी एक साथ हो सकती है एरो में। एरो के ऊपर नीचे कितनी भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, टेम्परेचर की, प्रेशर की, और तीसरी चीज क्या है? कैटलिस्ट की। यहाँ पे ये कैटलिस्ट की दोनों काम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, और कैटलिस्ट जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, कुछ ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। एज इट इज, जैसे पहले था वैसे बाद में आएगा, बस थोड़ी हेल्प कर दी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में या घटाने में। कुछ कैटलिस्ट रेट बढ़ाते हैं, कुछ घटाते भी हैं। नाउ मूविंग ऑन टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब क्या है? ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन में मास भी कंजर्व होता है। जितना टोटल मास लेफ्ट साइड पे है उतना टोटल मास राइट पे आना चाहिए। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मास, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। सॉरी, प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट should be same in reactants and products. मतलब जितने रिएक्टेंट्स में है एटम्स किसी भी एलिमेंट के, वही प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। लेट्स से C2H4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये एक कंबशन रिएक्शन है, समझ रहे हो क्यों? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है, तो प्लस हीट भी देगा। कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक होगा। क्या ये बैलेंस्ड है? देखो कार्बन पे आ जाओ। ईच एलिमेंट, लेफ्ट साइड पे कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो साफ सी बात है, राइट साइड पे मतलब रिएक्टेंट साइड भी यही वाले एटम्स होंगे। देखते हैं इसके अंदर क्या है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। कार्बन के कितने एटम्स हैं लेफ्ट साइड पे? 2 हैं। हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। तो राइट साइड पे भी इतने होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं हो सकते बिल्कुल भी। जितने एटम्स कार्बन के हैं यहाँ पे, उतने लेफ्ट साइड पे, उतने राइट साइड पे हो। कार्बन के मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 है, ऑक्सीजन के 2 इधर हैं प्लस 1, 3, हाइड्रोजन के 2 हैं। देखो समझ आ जाना चाहिए, ये एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 एटम्स हैं कुल, 4 और 2 6। 2 एटम्स किसके? इसका मतलब क्या है? कार्बन के 2 एटम्स हैं, और इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ये भी एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। अगर मैं इसके आगे, चलो ये कंडीशन है इनिशियल, अगर मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं तो मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ऐसे 2 यूनिट आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल आ गए, मतलब CO2 1 और 2 हैं। ऐसे लिख लो, लिखते नहीं है मगर आसान बनाने के लिए। 2 का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे 2 हो गए। अब कार्बन के कितने एटम हो गए? 2 दुगने हो गए। इसके अंदर 1 था और ऐसे ऐसे 2 है CO2, तो 2 हो गए। अब कार्बन तो बैलेंस है। अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? यहाँ पे 2 ही हैं अभी भी, यहाँ पे 4 और 5 अभी बैलेंस नहीं है। कार्बन हो गया है बैलेंस्ड। तो मैं क्या चाहता हूँ, मॉलिक्यूल देख के तुम समझ सको कि इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम, 2 के ऑक्सीजन का 2 एटम। तो कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो
तो उसके अंदर समझ पाओ। जैसे H2SO4 दिया हो सपोज, H2SO4, इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। अगर मैं यहां पे 5 लिख दूं तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे? यहां पे अगर मैं 5 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? H2SO4 ऐसे यूनिट मैंने 5 दफे लिए हैं, ऐसे यूनिट मैंने 5 दफा लिए हैं, तो हर एक में 2 हैं एटम हाइड्रोजन के। तो अब कितने हो जाएंगे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद? यहां पे लिखता हूं, चलो 5H2SO4। अब हाइड्रोजन ने कितने हैं? 10, क्योंकि एक यूनिट में 2 थे, ऐसे ऐसे H2SO4 5 दफे ले लिए, तो कितने हो गए? 5 × 2 10। सल्फर हर एक में 1 ही था तो 5 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ, और ऑक्सीजन में 5 × 4 20 हो गए। एक में 4 था ना, अभी ऐसे ऐसे 5 ले लिए मैंने, तो 4 ऐड होगा हर एक में, 4 + 4 + 4 5 बार कितने आ गए? 20। या फिर जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब समझ रहे हो एटम्स कैसे लेने हैं, मॉलिक्यूल कैसे लेने हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब देखते हैं तो बैलेंस कब होगा ये। चलो मैं इसको फटाफट बैलेंस कर देता हूं, बिना तुम्हें रूल समझाए, उसके बाद रूल समझते हैं। अब बैलेंस्ड है ये, देखते हैं कार्बन के कितने एटम्स हैं इसमें? 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 दूनी 2 4 + 2 6, और हाइड्रोजन के 4 हैं। कार्बन 2 इधर भी, ऑक्सीजन 6 हो गए अब, है ना, 3 लगा दिया मैंने, 3 × 2 6। इधर ये वाले आइटम्स और ये ऐड कर दिया ऑक्सीजन के, यहाँ भी है 6, और हाइड्रोजन भी 4। अब ये बैलेंस्ड है। प्रिंसिपल कौन सा लगा? ये वाला, कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा सा एलोबरेट मैंने और कर दिया प्रिंसिपल जो हमने लगाना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, कि हर एलिमेंट के 3 एलिमेंट थे यहाँ पे, तो हर एलिमेंट के एटम्स लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो। ये आसान सा प्रिंसिपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इसके। लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन, और उसका तरीका देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। एक इक्वेशन लिख ली हमने, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। क्या ये बैलेंस है अभी फिलहाल? मेरे ख्याल से तो नहीं है। आयरन के यहाँ 1 एटम है, इधर 3 एटम्स है, ना तो आयरन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस है, चलो 2 और 2, ना ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ 4 यहाँ 1। तो रूल नंबर 1 है। अच्छा, इसमें क्या करोगे बैलेंस के हुए? ये फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे। ऐसा मत करना कि इसको Fe6FO8 बनाना, उसकी तुम्हें आज़ादी नहीं है। कंपाउंड के फॉर्मूले नहीं बदलते हैं। अगर इसे दिमाग में आए कि यार यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऐसे कर लूँ O4, ये मत करना, क्योंकि इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज नहीं होता। तो रूल लिख लो, डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। मॉलिक्यूल लिखो, चलो यहाँ पे मॉलिक्यूल कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताऊंगा मैं कभी ना कभी। हाँ, फिलहाल ये मॉलिक्यूल में किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तुमने चेंज नहीं करना। ऐसे मत लिखना इसको O4 बना लो अपनी मर्जी से, ये नहीं करना। ओनली चेंज द कोएफिशिएंट, द stoichiometric coefficient, only change the stoichiometric coefficient of equations। stoichiometric coefficient क्या होते हैं? यहां जो लिखते हैं कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके, यहां लिखा जाएगा। कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब 1 है। if no value is written in stoichiometric coefficient, it is taken as 1। For example,
C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। 6 6 12 और 6 18 6। इसके 6 हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऑक्सीजन का क्या है 6, कार्बन डाइऑक्साइड का 6, वाटर का 6, ग्लूकोज है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का कितना है 1। अगर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है तो फिर क्या लेंगे आगे 1 लेंगे। तो समझ गए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसका एक यूनिट है या फिर 1 है। तो जनरली हम 1 लिखते नहीं हैं। डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ओनली चेंज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Next rule is no value is written, it is taken as 1. Next rule, first of all, try to balance that molecule which has maximum number of atoms. तो इसमें 4 यूनिट है हमारे पास, एक आयरन का है, एक H2O का है, मतलब 2 रिएक्टेंट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं। आओ इसको बैलेंस करने की सोचते हैं। तो सबसे पहले किस पर ध्यान दूंगा मैं, ये 2 पॉइंट्स तो हो चुके हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, ट्राई टू बैलेंस दैट मॉलिक्यूल विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें कितना एटम है, एक ही आयरन का, इसमें 3 है, 2 इसके 1 इसका, इसमें 7 हैं, इसमें 2 हैं। तो 7 वाली से ही स्टार्ट करना चाहिए फिर तो हमें। देखो इसको बैलेंस जो अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बैलेंस में, इसमें बहुत सारे मेथड हैं। मैं तुम्हें ऐसा मेथड ही बताऊंगा कि कितना हार्ड भी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा वो बाद में। लेकिन अब ये कन्वेंशनल मेथड से करते हैं इसको हम। ट्राई टू बैलेंस दैट मॉलिक्यूल, लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं। ट्राई टू बैलेंस दैट मॉलिक्यूल एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार समझ आ जाए तो बैलेंस करने में बहुत मजा आएगा। ट्राई टू बैलेंस दैट मॉलिक्यूल विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, हमने ये ले लिया। इसमें आयरन के कितने एटम्स हैं 3, ऑक्सीजन के हैं 4। तो इसको बैलेंस करते हैं। आयरन के 3 हैं तो मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ, बैलेंस हो गया आयरन। और इसके अंदर मतलब जो एटम्स हैं उनको बैलेंस कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं 4, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। अब इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये इसके आगे तो 1 ही आएगा। रहेगा क्या फिर उसके बाद, then try to balance those molecules or atoms which are left unbalanced। तो इसकी हेल्प से हमने ये भी बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया और आयरन भी बैलेंस हो गया। करेक्ट। अब बचा क्या, अब फिर से देखो आयरन 3 है, यहाँ भी 3 है, बार बार चेक करना पड़ेगा हर स्टेप के बाद। ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4, हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे भी 4 लगा देते हैं। यानी नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 के आगे क्या लगाना है 4, तो ये क्या हो गया 4H2। क्लियर है ये केस। अब बैलेंस है, आओ देखते हैं। Fe H और O, इस साइड 3 है, इस साइड भी 3 है, दोनों साइड 3 है, वेरी गुड। हाइड्रोजन 8 8 8 है दोनों साइड, गुड। ऑक्सीजन 4, इधर भी 4 है, बैलेंस्ड है, वेरी गुड। ये रूल्स हैं जो याद रखने हैं while balancing। and finally count the number of atoms of each element on both sides to check if they are balanced। अब एक और एग्जांपल करते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर कि कैसे बैलेंस होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखो,
एटम्स का काउंट दोनों साइड बराबर होगा, ये याद रखो, कभी मार नहीं खाओगे। आओ चलो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन देखते हैं। C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, यहाँ तो कोई तकलीफ होगी ही नहीं हमें। सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, इसमें ग्लूकोज के अंदर है, राइट, 6, 12 और 6। तो इसी को बैलेंस करना है पहले, इसके एटम्स को बैलेंस करना है पहले। इसमें एटम्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसके अंदर कार्बन 6 है, यहाँ भी 6 चाहिए मुझे, मैं यहाँ 6 लगा रहा हूँ। हाइड्रोजन यहाँ 12 है, इधर भी 12 चाहिए, मैं 6 × 2 12 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, 6, ऑक्सीजन रह गया बस यहाँ पे, ये बैलेंस हो गया, कार्बन हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन रह गया, तो ठीक है ऑक्सीजन को कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 12 + 6 18, और इधर 6 है ऑलरेडी, करेक्ट। ये तो इधर कार्बन और हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गया, तो मैं इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं छेड़ रहा हूँ, इस यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 इधर हैं, तो कितने ऐड करूँ कि 18 बन जाए, x = 12, यहाँ पे 12 लगा दिए मैंने। अब इनका जोड़ ऐड करके 18 आ रहा है, विच इज़ द सेम एज राइट साइड पे, तो ये बैलेंस है। आओ एक और केस करते हैं। C3H8 + O2 गिव्स CO2 + H2O। कार्बन कितने हैं इधर, इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ है, इस साइड है, तो कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। 3 है यहाँ पे, इधर भी 3 लगा दो। इसके अंदर और कैसा है, हाइड्रोजन, 4 लगा दें यहाँ पे, 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, कार्बन दोनों तरफ एक ही जगह था, यहाँ पे 3 एटम्स हैं, यहाँ पे 3 एटम्स हैं, टोटल बैलेंस्ड। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, और कहीं तो है नहीं, यहीं पे है बस 8, इसमें है नहीं हाइड्रोजन, यहाँ पे है 8। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। बचा ऑक्सीजन, राइट साइड पे कितने हैं, 6 और 4 10, यहाँ 5 लगा दिया, 10 हो गए। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। What I want you to do is, after this video, ये बैलेंस करो, ये बैलेंस करो, N2 + H2 gives NH3, ये बैलेंस करके दिखाओ, और NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + H2। अगर ये 3 बैलेंस कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो लेक्चर को दोबारा देखो या मुझसे प्रॉब्लम पूछो कहाँ पे अटक रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक्सपेंड करेंगे, थोड़े से और बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे, और साथ में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से कैटेगराइज करेंगे। हैव अ नाइस डे। और ये जो इक्वेशंस दिए हैं इनको ज़रूर बैलेंस करना। टेक केयर।